नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के खास बुलेटिन राजधानी लाइव में। और आज बात करेंगे सबसे पहले दिल्ली के मंगोलपुरी के रिंकू शर्मा हत्याकांड की। तो रिंकू हत्याकांड के आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है, लेकिन पीड़ित परिवारों का दुख बांटने के लिए बीजेपी नेताओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी फहरिस्त में शुक्रवार को बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली की सह प्रभारी अलका गुर्जर ने रिंकू शर्मा के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा ऐलान किए गए 5 लाख की सहायता राशि भी भेंट की। परिवार से मुलाकात करने के दौरान अलका गुर्जर ने परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अलका गुर्जर ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे अमानवीयतापूर्ण बताया। वहीं दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए अलका गुर्जर ने कहा कि उससे भी बड़ी अमानवीय बात है कि इस हत्याकांड पर दिल्ली सरकार का कोई प्रतिनिधि परिवार से मिलने तक नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि इस परिस्थिति में बीजेपी रिंकू के परिवार के साथ खड़ी है और हर हालत में हम परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे। देखिए, बहुत ही जघन्य अपराध है ये और अमानवीय कृत्य है। एक ऐसे बच्चे का जो कि राम के काज के लिए लगा हुआ था और जिसका दुर्भावनावश एक तरह से बहुत क्रूर हत्या की गई है, और उसके बाद सरकार का जो रवैया है वो उससे भी ज़्यादा असंवेदनशील और अमानवीय है कि सरकार का एक कारिंदा यहाँ नहीं पहुँचा है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार इस दुख की घड़ी में इस रिंकू के परिवार के साथ है और हम पूरी शिद्दत के साथ प्रयास कर रहे हैं कि न्याय दिलाया जाएगा इनको, और परिवार को कोई भी समस्या हम भारतीय जनता पार्टी का परिवार आने नहीं देगा। हम तमाम बार बार जो भी बीजेपी नेता आए हैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सहायता कर रहे हैं, आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा यहाँ पे दिया गया है? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यहाँ भी कुछ दिन पहले आए थे, वो घोषणा करके गए थे 5 लाख रुपए की राशि की। उस राशि का चेक आज उनकी माताजी को सुपुर्द किया है। हालांकि ये एक टोकन सहायता है, बाकी भावना हमारी पूरी इस परिवार के साथ है और जब भी इनको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर से इनके साथ। हमारे कार्यकर्ताओं ने 1 करोड़ रुपए कार्यकर्ताओं ने भी 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है, अभी अध्यक्ष जी बता रहे हैं। और भी हम अपने कार्यकर्ता और अपने जो भी बंधु हैं वो इस परिवार की जितनी सहायता हो सकेगी उतनी करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए राजीव हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, रिंकू शर्मा हत्याकांड में बीजेपी नेता लगातार उनसे मिलने जा रहे हैं, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मामले में आश्वासन दिया जा रहा है अभी भी कि पीड़ित परिवार को कि कहीं ना कहीं इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो फिर अभी तक खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? जांच में कुछ सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तमाम सवाल ऐसे उठे थे, तो बीजेपी की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? वाली थी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो बिल्कुल आते जा रहे हैं, यहाँ तक कि रिंकू शर्मा के परिवार से लूट बांटने की कोशिश की जा रही है। मतलब जिस तरीके से बात करें, जो अलका गुर्जर थी, उन्होंने भी कहा कि आम आदमी पार्टी वो उनके पास नहीं आ रही है क्योंकि उनको भी दुख बांटना चाहिए, जहाँ तक कि वो यहाँ पर आने चाहिए थे। मगर अभी तक जितने भी समय हुआ है उसके अंदर दिल्ली की सरकार के कोई भी नुमाइंदा यानी कि कोई भी नेता या फिर छोटा नेता या फिर बड़ा नेता कोई भी नहीं आया इस परिवार के पास। और बीजेपी बार बार कह रही है कि हम इस परिवार का दुख बांटेंगे, चाहे वो बीजेपी का था या फिर किसी और पार्टी का था। मगर जिस तरीके से अलका गुर्जर ने कहा कि हम दिल्ली सरकार की निंदा करते हैं कि दिल्ली सरकार न्याय नहीं दिल पा रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार इसके अंदर परिवार के साथ नहीं खड़ी है, और हम बिल्कुल हर कदम पर परिवार के साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस से भी एक गुहार लगाई कि दिल्ली पुलिस इसके लिए जल्दी से जल्दी एक्शन करे, और ताकि जो आरोपी है वो भी दिल्ली पुलिस की पकड़ में हो। मगर दिल्ली पुलिस ने जितने भी आरोपी थे उनको पकड़कर जेल भेज दिया गया है। और यहाँ तक कि जो आरोपी अभी फरार है वो क्राइम ब्रांच की टीम से फरार है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के हाथ से अब ये केस क्राइम ब्रांच के पास है और क्राइम ब्रांच हर तरीके से हर मूवमेंट पर निगाहें बना के बैठा हुआ है और यहाँ तक कि हर तरीके से वॉच करता हुआ नजर आ रहा है। मगर जब बात करें आसपास के माहौल की, तो आसपास का जो माहौल है वो बिल्कुल थोड़ा सा सामान्य होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से परिस्थिति बनी हुई है और पुलिस व्यवस्था वहां पर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं स्थिति लगता है कि थोड़ा बहुत नॉर्मल होता चला जा रहा है। मगर जिस तरीके से बात करें अलका गुर्जर ने बिल्कुल दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की, और तमाम जो बीजेपी के नेता है तो रोज कोई ना कोई बड़ा नेता जो है वो इस परिवार से मिलने के लिए आता है। और यहाँ तक कि जो कह सकते हैं कपिल मिश्रा थे, उन्होंने 25 लाख रुपए का जो सहायता राशि थी वो भी इनके परिवार तक, यानी कि इनकी जो माताजी थी रिंकू शर्मा की, उनके परिवार तक पहुंचा दी गई है। मगर अभी आदेश गुप्ता की तरफ से
5 लाख रुपए के जो है वो और दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हर परिस्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है, यहाँ तक कि जो इस परिवार की आर्थिक हालत जो खराब थी उसको भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। मगर अभी 1 करोड़ रुपया देना है, यानी कि बाकी के पैसे अभी और पहुंचाने हैं इनके परिवार के अंदर। मगर वो जो प्रक्रिया है वो 26 फरवरी तक की है और देखना होगा। आज जो कम से कम तारीख हो चुकी है, 20 तारीख के लगभग हो चुकी है और कहीं ना कहीं 4-5-6 दिनों के अंदर लगभग और पैसे पहुंचाने। तो देखना होगा किस तरीके से इनके पास वो सहायता राशि पहुंचाई जाती है। और दिल्ली के जो भाजपा के जो लोग हैं वो लगातार कोशिश करते नजर आ रहे हैं और यहाँ तक कि इस परिवार की मदद करते नजर आ रहे हैं। मगर दिल्ली सरकार को बिल्कुल गिराया जा रहा है। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के जो नेता हैं, बड़े नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो या फिर मनोज सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो या फिर और बड़े छोटे नेता हो या फिर बड़े नेता हो, उनमें से अभी तक कोई इस परिवार से मिलने नहीं आया। तो कहीं ना कहीं उनकी आलोचना भी की जा रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी की ओर से लगातार आरोप तो आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। सियासत इस मामले पर गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है बीजेपी के इन तमाम आरोपों के बाद? देखिए, बिल्कुल बताएं, जिस तरीके से बात करें, भाजपा के जितने भी बड़े नेता हैं या छोटे नेता हैं, वो जो भी पहुंचे यहाँ पर पहुंचे हैं, या चाहे वो एमसीडी के मेयर हो या फिर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता हो या फिर राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर हो या फिर कहीं और जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मगर लगातार ये सिलसिला जो बिल्कुल जारी है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर बार बार निशाना साधा जा रहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है, ना ही इनके लिए सहायता राशि दी जा रही है। यहाँ तक कि ये भी अपील की गई थी दिल्ली सरकार इस परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे ताकि इस परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो सब समझ सके। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार के जो नुमाइंदे हैं या फिर बड़े नेता हैं, उनमें से अभी तक किसी का भी जवाब नहीं आया। बस सिर्फ यही कहा गया था कि दिल्ली जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है, इसके अंदर पुलिस का रोल है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मगर अभी तक कहीं ना कहीं स्थिति जरूर सामान्य होती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से आर्थिक सहायता की बात करें तो क्योंकि इसके परिवार के अंदर कमाने वाला व्यक्ति एक वही था, रिंकू शर्मा, और उसके अलावा अभी स्थिति जो है परिवार की वो कहीं ना कहीं डामाडोल हो चुकी है और स्थिति जो खराब हो चुकी है। तो उसको संभालने के लिए लगभग कह सकते हैं अभी 30 लाख रुपए के करीब इस परिवार को दिए जा चुके हैं, क्योंकि कपिल मिश्रा की तरफ से कहा गया था कि पूरे वो वर्ल्ड से या फिर पूरे भाजपा के जितने भी नेता हैं या फिर जनता से वो चंदा इकट्ठा करके जिस तरीके से आर्थिक सहायता पहुंचाई गई थी 25 लाख रुपए की, और अब आदेश गुप्ता की तरफ से 5 लाख रुपए और दिए गए हैं। तो लगभग 30 लाख रुपए इस परिवार तक आ चुके हैं और देखना होगा बाकी के जो 70 लाख रुपए होंगे वो किस तरीके से दिए जाते हैं, क्योंकि उसके लिए भी 26 फरवरी का ही समय है और ज्यादा समय रह नहीं गया है। तो देखना होगा 70 लाख रुपए किस तरीके से आते हैं। जी बिल्कुल राजीव, सहायता राशि तो दी जा रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि सहायता राशि कितने दिन तक चलेगी, उसके बाद क्या होगा उस परिवार का? इस बारे में पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है और बीजेपी की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक सच्ची समझनी होगी, जो आर्थिक सहायता है वो कितने दिन की रहेगी, यानी कि 1 करोड़ रुपए वो कितने दिन खा लेंगे या फिर कितने दिन अपना गुजारा कर लेंगे, वो जरूर स्थिति है। मगर दिल्ली भाजपा के जब बड़े नेता जब यहाँ पे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये जो सोचना चाहिए कि इस परिवार के जो यानी कि जो मनु शर्मा है, जो उसका भाई है, उसको नौकरी देनी चाहिए या फिर किसी और के परिवार को नौकरी देनी चाहिए। मगर उसके लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर जिम्मेवारी थोपी जा रही है कि दिल्ली सरकार इस परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी दे या फिर क्या है इस परिवार को कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता दी जाए। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं है। मगर जिस तरीके से भाजपा के जो बड़े नेता चाहे वो हंसराज अंस हो या फिर दिल्ली प्रदेश आदेश गुप्ता हो या फिर एमसीडी के मेयर हो, तो कहीं ना कहीं इस परिवार को एक नौकरी और देर जरूर देनी पड़ेगी ताकि इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो संभल सके। मगर अभी जो पैसे दिए जा रहे हैं वो 30 लाख रुपए दिए जा चुके हैं, 70 लाख रुपए और देने हैं। मगर वो 1 करोड़ रुपया भी कुछ ज्यादा समय नहीं चल पाएगा। मगर कहीं ना कहीं उनकी इस परिवार को संभालने के लिए एक आर्थिक स्थिति यानी कि एक जॉब की होनी जरूरी है और वो किसी ने इन परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को जरूर देनी पड़ेगी। मगर देखना होगा भाजपा के जो बड़े नेता बेशक यहाँ पे आके दावे कर रहे हैं, बेशक सांत्वना दे रहे हैं या इस परिवार की जो कह सकते हैं हिम्मत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एक जॉब तो जरूर देनी पड़ेगी। देखना होगा कि भाजपा के वो लोग देते हैं या फिर कहें दिल्ली सरकार को इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। मगर ये स्थिति अभी सामान्य नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कहें कि आर्थिक सहायता जरूर दी जा रही है मगर दिल्ली पुलिस भी अपनी कार्रवाई करती नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आरोपी जो है वो उनको जेल भेजा जा चुका है। मगर देखना होगा क्राइम ब्रांच के हाथ में अभी कितने बड़े सबूत लग पाते हैं, क्योंकि इस स्थिति को संभालने के लिए अभी क्राइम ब्रांच के हाथ में केस है ये, और देखना होगा क्राइम ब्रांच कितने बड़े सबूत
सामने पेश कर सकता है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी सरकार क्या कुछ जवाब देती है, क्या कुछ पीड़ित परिवार के लिए करती है, ये तो देखना ही होगा। राजीव, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि बीजेपी सरकार की अगर बात करें, किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई और बीजेपी के ही मंत्री, कृषि मंत्री हरियाणा के ऐसा बयान दे रहे हैं कि वो आंदोलन में नहीं तो अपने घर पे मरते। हर बार सालाना आंकड़ा देखा जाए तो इतने किसान मरते हैं, इस तरीके की बयानबाजी उनकी ओर से की जा रही है। तो एक और इतने किसान मर रहे हैं, दूसरी ओर एक रिंकू शर्मा मरा है जिससे मिलने के लिए एक एक करके सभी बीजेपी वाले जा रहे हैं। तो क्या किसानों का हालचाल लेने के लिए बीजेपी पहुंची थी? तो सिर्फ देखिए, बीजेपी बिल्कुल का यहाँ है पर एक इसीलिए चीज रिंकू समझनी- शर्मा के पास पहुंचा जा रहा है। तो राजनीति करने का प्रयास तो देखिए- बीजेपी की ओर से भी है। देखिए, यहाँ पे एक चीज समझनी होगी, बेशक यहाँ पे राजनीति की जा रही है, चाहे वो भाजपा के लोग कर रहे हो या फिर कोई और लोग कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चीज समझना है, बिल्कुल समझना है, क्योंकि जिस तरीके से कहे भाजपा के लोग बिल्कुल रिंकू शर्मा के परिवार के पास जा रहे हैं, मगर मंगोलपुरी के कुछ ही दूरी पर एक एक्स ब्लॉक के अंदर भी 18 साल के लड़के की भी इसी तरीके के उसके दोस्तों ने ही मिलकर मौत कर दी, यानी कि मर्डर कर दिया था। तो उस परिवार तक बिल्कुल सहायता देने नहीं पहुंचे, मगर हाँ आश्वासन देने जरूर पहुंचे थे। और भाजपा की तरफ से जो बड़े नेता थे, चाहे आदेश गुप्ता हो या फिर हंसराज हंस हो, क्योंकि हंसराज हंस उस वहां के विधायक है, वो भी उस परिवार तक नहीं पहुंच पाए थे और ना ही उनको कोई आर्थिक सहायता दी गई। मगर रिंकू शर्मा को सिर्फ आर्थिक सहायता जो इसलिए दी जा रही है, सिर्फ वो एक भाजपा का कार्यकर्ता था इसलिए, क्योंकि जिस तरीके से किसानों की मौत हुई, वो भी कहीं ना कहीं वो भी एक भारत के ही नागरिक हैं, उनके परिवार के पास भी जाना चाहिए थे भाजपा के लोगों को, मगर वहां तक भी कोई नहीं पहुंचा। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक राजनीति करने के लिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि भाजपा के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो रोज किसी न किसी तरीके से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, या चाहे वो हंसराज हंस हो या दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हो या एमसीडी के मेयर हो या फिर कोई और नेता हो या फिर जो अलका गुर्जर हो, तमाम जो नेता हैं वो सिर्फ राजनीति करने जा रहे हैं, क्योंकि एक परिवार को तो आप सहायता राशि दे रहे हैं, दूसरे परिवारों के लिए भी सहायता राशि बनती है। मगर बात करें जिस तरीके से मंगोलपुरी के एक्स ब्लॉक की, वहां पर भी कमाने वाला एक ही लौता व्यक्ति था, वो जो 18 साल की उम्र का था, उसे भी कहीं ना कहीं मार दिया गया। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं सहायता राशि होनी चाहिए थी। किसान जो इतने मरे हैं, जो किसान दिल्ली की बॉर्डरों पर बैठे लगभग 3 महीने का समय हो रहा है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से या फिर भाजपा की तरफ से कुछ ना कोई सहायता राशि होनी चाहिए थी। मगर बयानबाजी की जा रही है, बयानबाजी से सिर्फ सॉल्यूशन नहीं निकलता है, कहीं ना कहीं राजनीति है, ये सबको पता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से रिंकू शर्मा के परिवार के पास जा रहे हैं, कहीं ना कहीं और परिवारों के पास भी जाना चाहिए भाजपा के बड़े नेताओं को, मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे सीधे कहे तो राजनीति की जा रही है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। जी शुक्रिया राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 ने फर्जी डेबिट क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए ठगने के मामले में एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें HDFC बैंक में डिप्टी मैनेजर रहे एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। बैंक के कुछ ग्राहकों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि कोई व्यक्ति उनके बैंक खाते से पैसे निकाल रहा है, जबकि उन्होंने अपने बैंक खाते के बारे में कोई विवरण या OTP नंबर दिया ही नहीं है। इस शिकायत के बाद बैंक के डिप्टी मैनेजर को बैंक से निकाल दिया गया था। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने MIDC के होटल में छापेमारी की थी, जिस दौरान क्राइम ब्रांच को 3 संदिग्ध हाथ लगे। क्राइम ब्रांच के DCP अकबर पठान ने बताया कि पकड़े गए 3 शख्सों में यशवंत गुप्ता, जो HDFC बैंक में बतौर डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत था। जांच में पता चला कि गुप्त ग्राहकों के अकाउंट को क्लोन करके ATM की मदद से मुंबई के बाहर नासिक और पुणे जाकर पैसे निकाले जाते थे, जिसका पता CCTV की सहायता से लगा। ये पैसे निकालने के बाद ATM क्लोनिंग करने वाले शख्स को 5% के हिसाब से पैसे देते थे और बाकी खुद रख लेते थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से स्कीमर मशीन, चुंबकीय पट्टी कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन और नगद 27,000 जब्त किए गए। मुंबई शहर में नागरिकों का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से लाखों रुपए की ठगी की जा रही है। इस तरह की घटनाएं घटी थी। इसके मामले में मुंबई शहर की क्राइम ब्रांच यूनिट 9 बांद्रा काम कर रही थी। इसके तहत अलग अलग प्लेटफॉर्म को भी हमने कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया था, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेने की काम चालू था। इसी दौरान HDFC बैंक से हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई, जिसके तहत यह पता चला कि मुंबई में अंधेरी पूर्व में महाकाली केव्स रोड पर एक शॉप है, एक रेस्टोरेंट है, जहाँ पे इस तरह से आए हुए ग्राहकों की डेटा के बारे में डेटा का कॉपी किया जाता है और उनमें उनकी ठगी की जाती है। इसके आधार पर MIDC में अपराध दर्ज करके जब वहाँ पे पुलिस ने पूछताछ किया तो पता चला वहाँ का मैनेजर
जिसका नाम यशवंत राजेश गुप्ता है, जो इस तरह से करने की आशंका थी, इसको वहाँ के उसके मालिक ने उस जॉब से निकाल दिया है और वहाँ पे नहीं आता। इसके बाद इस इन्फॉर्मेशन को आगे वर्कआउट करके एक रेड की कार्रवाई आयोजित की, जिसमें 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। उन 3 आरोपियों का नाम यशवंत राजेश गुप्ता, अजरुद्दीन नसरुद्दीन अंसारी और इश्तियाक खान है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सत्यप्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से इस ठगी को अंजाम दिया जाता था, विस्तार से बताइए। ये करिश्मा देखिए, क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने जिस तरह से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, उनके पास से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि जो बड़े बड़े होटल्स रेस्टोरेंट में आने के बाद जो बिल चुकता करते थे, उस दौरान ये शख्स जो है क्लोनिंग मशीन लगाकर उनका डेटा चुरा लेते थे। उस डेटा के माध्यम से क्लोनिंग जो है एटीएम बनाते थे, उस एटीएम के माध्यम से मुंबई के बाहर जाकर, पुणे और सतारा जाकर पैसे विड्रॉल करते थे। इस दौरान पैसे निकालने के बाद जो है आपस में जिस तरह से परसेंटेज विभाजित हुआ रहा था, परसेंटेज के हिसाब से बांट लेते थे। अब ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि एक शख्स को गिरफ्तार किया है, गुप्ता नाम का शख्स है, जो मुंबई के एचडीएफसी बैंक का पूर्व डिप्टी सीएम के तौर पे था। उस दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच को एक शिकायत मिली थी कि कई ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट से पैसे विड्रॉल हो जाते हैं, जबकि उन्होंने न तो किसी को पिन दिया है और न ही किसी को जानकारी दी है। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। लखनऊ और ब्रेक के बाद राजधानी लाइव के स्पेशल बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में लोन वराटू अभियान को लगातार सफलता मिल रही है। आज भी प्रदेश में 4 इनामी सहित 6 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि SP अभिषेक पल्लव और CRPF के DIG विनय कुमार सिंह के समक्ष नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जिन हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया उनमें नक्सलियों के प्लाटून कंपनियों के माओवादी शामिल हैं और सप्लाई टीम का सदस्य भी शामिल है। नक्सलियों ने मुख्य धारा में शामिल होकर सरकार की नीति और रीतियों के साथ चलने की कसम खाई। 6 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें कि 5 इनामी माओवादी हैं। अब तक कुल 316 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिसमें कि 82 जो है वो इनामी माओवादी हैं। आज सरेंडर करने वालों में जोगी, जो कि कटे कल्याण एरिया कमेटी में KMF की अध्यक्ष रही है, 2007 से भर्ती है, लगातार उस एरिया में जितनी बड़ी घटनाएं रही है सब में वो शामिल रही है, उसने आज आत्मसमर्पण किया। उसी के साथ परचेली की रहने वाली पांडे, जो CNM में भर्ती हुई थी 1 वर्ष पूर्व, वो भी आत्मसमर्पण किए। एक जोड़ा है कमलू का और उसकी पत्नी पाइके कवासी। ये लोग इंद्रावती मार्ड एरिया में पिछले 15 वर्षों से काम कर रहे थे। पाइके जो है टेंडरिंग टीम की प्रभारी थी। बड़े बड़े इनामी सेंट्रल कमेटी और FZC रैंक के माओवादियों के लिए उसने कपड़े सिले थे। और कमलू जो था वो पहले इंद्रावती एरिया कमेटी सदस्य था, 5 लाख का इनामी। अभी उसको शक करके उसको डिमोट करके प्लेटून में डाल दिए थे, 3 लाख का इनामी हो गया था। इन दोनों की हत्या करने की उन्होंने साजिश रची थी। किसी तरह जान बचा के ये भाग कर आए और सीधा आकर दंतेवाड़ा पुलिस के बाद आत्मसमर्पण किए। ऐसे ही भूमे VK और लिंगाराम VK पति पत्नी का जोड़ा है, जो हिरोली में रहने वाला है। ये भी पिछले 15 वर्षों से माओवादी के लिए काम कर रहे थे, 2008 से। दोनों 2-2 लाख के इनामी थे। इनके ऊपर भी शक हुआ और इनकी भी हत्या करने की कोशिश की। जान बचा के रातों रात ये लोग रात में 2 बजे आके पुलिस लाइन में शरण ली। जिस तरह से माओवादी हर व्यक्ति पे शक कर रहा है अपने संगठन में, जो लोकल यहाँ के ट्राइबल्स हैं जिन्होंने 15 साल 20 साल नक्सलियों के लिए दिन रात काम किया है, जो इनके बड़े जो नेता हैं FZC और CC, वो इनको दिन रात लगा के इनकी मासूमियत से हत्या कर रहे हैं बेरहमी के साथ। लेकिन ये अच्छी बात है कि दंतेवाड़ा पुलिस के प्रति इनका भरोसा बढ़ा है और ये लोग सीधा आके पुलिस लाइन में आके आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जिस तेज़ी से लोन वराटू में ग्रामीणों का, नक्सलियों का भरोसा बढ़ा है और जिस तेज़ी से आत्मसमर्पण हो रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 6 महीने में दंतेवाड़ा को नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए SD राज हमारे साथ जुड़ गए। SD राज, आपसे जानना चाहेंगे, लोन वराटू अभियान को लगातार सफलता मिल रही है और अब 4 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, तो कितने लाख का इनाम इन नक्सलियों पर था और कौन कौन सी धाराओं के तहत इन पर मुकदमा दर्ज था? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दंतेवाड़ा जिला में फिर एक बार सफलता पुलिस विभाग को हासिल हुई है। जैसे कि
4 इनामी सहित 6 नक्सली पूर्व समर्पण किए हैं, आत्मसमर्पण किए हैं, जिसमें से 4 इनामी नक्सली जो थे वो 3-3 लाख के इनामी नक्सली थे। और जैसे कि ये समर्पण करने के बाद छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी वहाँ दंतेवाड़ा एसपी को फोन किए और शाबाशी भी दिए। और सुनने में ये भी आ रहा है, सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रहा है कि रायपुर से बड़े आला अधिकारी जो पुलिस विभाग के हैं वो भी फोन करके एसपी अभिषेक पल्लव जी को शाबाशी दिया। और कहा ये जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो घोर नक्सल क्षेत्र है दंतेवाड़ा, वहाँ पे आए दिन जो समर्पण चल रहा है, बहुत बड़ी तादाद में समर्पण हो रही है। इससे कहीं ना कहीं ये तो कहा जा सकता है कि नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने में सफल हो रहे हैं पुलिस विभाग। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले जो पर्चे जारी करके पत्रकारों को धमकी भी दिया गया था, उसके लिए भी इन्होंने फिर से पत्रकारों के बीच में फिर से बुलाया है बैठक, आपसी बैठक करके इनको समझौता करने की बात भी कह रही है। तो कहीं ना कहीं ये तो जरूर समझ में आ रहा है कि नक्सली बैकफुट पे हैं और डर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो नक्सली अभी आत्मसमर्पण कर रहे हैं कहीं ना कहीं बड़े अंजाम दिए हुए लोग, जैसे कि 2 दिन पहले जो आत्मसमर्पण किए थे पूर्व विधायक भीमा मंडावी की हत्या में शामिल थे, जिनके साजिश में शामिल थे, ऐसे ही बहुत बड़े बड़े कारनामे में जो शामिल थे, लोग सब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया एसडीओ आज ज़्यादा जानकारी देने के लिए। तो नक्सलियों को, जिसमें 4 इनामी हैं, फिलहाल लोन वराटू अभियान के तहत उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को लगी है। राजधानी लाइव के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें एएनबी न्यूज़। नमस्कार।